हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 3, दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, और वी कैन से डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, और इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में प्रीवियस लेक्चर्स में हम कुछ डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो आपकी अकाउंटेंसी का बेस बनता है, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का। दैट इज द अक्रूवल प्रिंसिपल और द अक्रूवल असम्पशन। हमारे अकाउंटेंसी में 3 प्रिंसिपल्स होते हैं इन अ रो जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या हम बोल सकते हैं एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। इंटरडिपेंडेंसी उनकी एक दूसरे के ऊपर बनती है। एक प्रिंसिपल अगर आपको समझ आ गया तो ऑटोमेटिकली 2 प्रिंसिपल्स भी फटाफट से आपको क्लियर हो जाते हैं, और एक प्रिंसिपल की डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर और दूसरे की एप्लीकेबिलिटी तीसरे के ऊपर होती है। मींस एक दूसरे से ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो आप एक प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझे तो ऑटोमेटिकली दूसरे प्रिंसिपल्स को समझना आपके लिए कंपैरेटिवली इजी होगा। देखिए, ये 3 प्रिंसिपल्स इन अ रो है। फर्स्ट प्रिंसिपल इज व्हाट, अक्रूवल प्रिंसिपल। सेकंड इज व्हाट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। एंड थर्ड इज व्हाट, द मैचिंग प्रिंसिपल। ये 3 प्रिंसिपल्स इन अ रो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और अकाउंट्स का एक इंपॉर्टेंट बेस ही आपका क्रिएट करते हैं। इन प्रिंसिपल्स को समझे बिना आप अपने बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, प्लस ना ही आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन, और आई कैन से आप अपने बिजनेस की बैलेंस शीट भी प्रॉपर्ली नहीं प्रिपेयर कर सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपका नहीं बनेगा जब तक आपको ये 3 प्रिंसिपल्स के कंसेप्ट एक्चुअली क्लियर नहीं होते। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द अक्रूवल प्रिंसिपल। सबसे पहले हम बात करें अक्रूवल प्रिंसिपल। तो अक्रूवल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कोई भी ट्रांजैक्शन जब होता है, जब वो ट्रांजैक्शन हो गया, जब उसको रिकॉर्ड कर लिया, तब नहीं होता जब उसका एक्चुअली वो सेटलमेंट होता है। मींस आपके कैश का इंपॉर्टेंस आपके बिजनेस में नहीं होता। इंस्टेड आपके लिए सर्विसेज का देना या सर्विसेज का लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारे पास 2 एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, एक्सपेंस, है ना, और सेकंड इज व्हाट, रेवेन्यू। ये 2 कंसेप्ट आपके होते हैं। एक होता है एक्सपेंस का कंसेप्ट, सेकंड होता है रेवेन्यू का कंसेप्ट। यहां पर एज पर अक्रूवल प्रिंसिपल ये बोला गया है कि एक्सपेंस आपका तब होगा व्हेनेवर यू विल रिसीव द सर्विसेज। आपको क्या मिल जाएंगी, सर्विसेज मिल जाएंगी। ओके, और रेवेन्यू आपकी तब जनरेट होगी व्हेनेवर यू रेंडर द सर्विसेज। आपने क्या कर दिया है, सर्विसेज सामने वाले को दे दी। अब उसके बाद आपको कैश मिले न मिले, डजंट मैटर्स, कैश इज इररिलेवेंट। इसके अंदर क्या होता है, कैश का रिलेवेंस नहीं होता, इधर भी कैश का रिलेवेंस नहीं होता। एक्सपेंस तब होगा, ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड होगा जब उसके अगेंस्ट सर्विसेज आपको मिली। जैसे मैं आपको 4-5 एग्जांपल अच्छे से देके आपको बताता हूं। लेट्स सपोज आपको ये बोला गया कि आपने 15 जुलाई, लेट सपोज एक डेट डाले, 15 जुलाई 2022 को राम ब्रदर्स से आपने ₹75,000 का गुड्स बाय किया। ओके, अब लेकिन आपने उसको कहा कि भाई मैं पेमेंट अभी नहीं करूंगा। आपने इसका पेमेंट ले जाकर के किया कब, मान लीजिए 3 अगस्त को। 3 अगस्त 2022 को आपने जाकर इसका पेमेंट किया। तो अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि भाई आप इस ट्रांजैक्शन को एक्चुअली कौन सी डेट पे रिकॉर्ड करेंगे, वेदर दिस विल बी रिकॉर्डेड ऑन 15 जुलाई और 3 अगस्त। तो देखा जाए तो आपकी परचेज, आपकी ओनरशिप में ये गुड्स 15 जुलाई को ही आ गया था। फिर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर कैश इररिलेवेंट है, कैश आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए, कैश ट्रांजैक्शन होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बंदे को पता होता, हर बंदा जानता है कि हाँ आज क्या है, हमें इस ट्रांजैक्शन को एक्चुअली इसके अगेंस्ट कैश गया तो ये हमारा ट्रांजैक्शन अपीयर हो गया। बट यहां पर ट्रांजैक्शन हुआ इस दिन है, सेटलमेंट हुआ 3 अगस्त को है, तो दिस ट्रांजैक्शन एक्चुअली द ट्रांजैक्शन फॉर परचेसेस विल बी रिकॉर्डेड। इस डेट पर 15 जुलाई को परचेसेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा और इस दिन उसके सेटलमेंट का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भाई आपकी एक्चुअल परचेसेस किस दिन हुई है, तो आप बोलेंगे सर हमारी एक्चुअल परचेसेस हुई है कब, 15 जुलाई 2022 को। 2 अगस्त को तो सिर्फ इस परचेज का क्या हुआ है, सेटलमेंट एक्चुअली हुआ। इन द सेम वे, जैसे मैं अगर कहूं कि आपके यहां पर एक एम्प्लॉई है जो 1 जनवरी 2022 को आपके यहां पर प्लेस्ड हुआ और आपने से कहा कि हम आपको 30,000 रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे। ओके, पर मंथ दिए बोला गया है, मींस हर महीने जब तुम्हारा 1 मंथ हो जाएगा तो हम तुम्हें 30,000 रुपीज सैलरी पे कर देंगे। ओके,
अब इसका एक मंथ कंप्लीट होता है 31 जनवरी 2022 को। 31 जनवरी 2022 को ये पूरा मंथ कंप्लीट हो गया। आपने इसको सैलरी दी, लेट सपोज 8 फरवरी 2022 को, 7-8 दिन बाद जैसे भी सैलरी मिलती है। तो अब कहने का मीनिंग ये है कि भाई आपका एक्सपेंस कब क्रिएट हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यह देखना है कि आपका एक्सपेंस किस दिन हुआ है। तो हम ये बोलेंगे एक्सपेंस तब होता है जब आपको पूरी तरह से सर्विसेज मिल जाती हैं। एक्सपेंस तब नहीं होता जब आपकी तरफ से पेमेंट जाता है। देखिए एक्सपेंस तो हो गया था आपका कब, 31 जनवरी को, क्योंकि ये अपनी मंथली सर्विसेज पूरी कर चुका था। तो इस दिन आपका एक्सपेंस हो गया। अगर सेम डे पेमेंट कर देते तो बात अलग थी, फाइन। लेकिन आपने सेम डे पर पेमेंट नहीं किया तो इसका एक्सपेंस जो 30,000 का था ये अभी आपके ऊपर क्या है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होगा कि भाई आउटस्टैंडिंग मींस स्टिल टू बी पेड। अभी हमने सर्विसेज ले ली लेकिन सामने वाले को पेमेंट नहीं किया। भाई सर्विसेज ले ली मींस हमारे ऊपर एक्सपेंस हो चुका है। हमारा एक्सपेंस इस दिन हुआ। इस दिन तो सिर्फ क्या हुआ है, उस एक्सपेंस का सेटलमेंट हुआ है। और आई कैन से जो हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बनी थी, इस लायबिलिटी को आपने क्या किया है, डिस्चार्ज किया। तो आप हमेशा ये याद रखें कि भाई अकाउंटेंसी में एक्सपेंस का रिलेशन कैश से नहीं होता, एक्सपेंस का रिलेशन सर्विसेज के रिसीव कर लेने से होता है। जब सामने वाले ने आपको सर्विसेज दे दी तब आपका एक्सपेंस इनकर्ड हो गया। इस दिन आपका जो एक्सपेंस था वो इनकर्ड हो गया था लेकिन पे नहीं हुआ। इस एक्सपेंस का एक्चुअली पेमेंट 8 फरवरी को हुआ, यहां पर पेड हुआ। इनकर्ड हो गया लेकिन उस दिन क्या बन गई, आपकी लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी क्यों बनी, क्योंकि अभी तक आपने इसका पेमेंट नहीं किया। और 8 दिन बाद जब इसके पेमेंट होगा तो उस दिन आपका वो एक्सपेंस नहीं है, उस दिन क्या है, आपकी जस्ट बस एक डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी है, फाइन। इसी तरह से अगर मान लीजिए, अगर कोई एक और हम एग्जांपल लें कि आपने एक पार्टी को 30 जुलाई 2022 को ₹5 लाख का गुड सेल किया महेश ट्रेडर्स को। ओके, अब ये महेश ट्रेडर्स को आपने 50,000 रुपीज का गुड सेल किया। अब ये महेश ट्रेडर्स आपको पेमेंट कर रहा है, लेट सपोज 16 अगस्त 2022 को। इस दिन उसने पेमेंट कर दिया। तो अब फिर वही बात आ गई, किस दिन सेल हुई, ये क्या माने उसके अंदर। तो सेम कंसेप्ट विल बी एप्लीकेबल। आपकी रेवेन्यू तो इसी दिन जनरेट हो गई थी, आपकी रेवेन्यू जनरेट हो गई और जितना भी, लेट सपोज इस 5 लाख के ऊपर आपका 70,000 रुपीज का प्रॉफिट है, तो आपका उस दिन प्रॉफिट बुक हो चुका है, आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ये बात अलग है कि अभी उसका पैसा आपको नहीं मिला, कैश से कोई एक्चुअली इसका रिलेशन नहीं है। हाँ, जब 16 अगस्त 2022 को इसका पेमेंट आया तो उस दिन क्या मान लेंगे, इसको हमारा फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। मींस हमारा जो डेटर क्रिएट हो गया था, भाई हमें उससे पैसा लेना था ना, वो जो हमारा डेटर क्रिएट हुआ था उस डेटर ने अपना पेमेंट कब किया, 16 अगस्त 2022 को किया। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आपकी रेवेन्यू कब जनरेट हुई, मैं फिर बोल रहा हूं वर्ड देखिए, रेवेन्यू कब रिसीव हुई नहीं, मैंने कहा रेवेन्यू कब जनरेट हुई। तो रेवेन्यू का जनरेट होना कब होगा, ऑन विच डेट, 30 जुलाई 2022 को रेवेन्यू जनरेट हुआ। लेकिन इस रेवेन्यू, जनरेटेड रेवेन्यू का जो पेमेंट रिसीव हुआ है वो किस दिन रिसीव हुआ है, 16 अगस्त 2022 को रिसीव हुआ है। तो अक्रूवल प्रिंसिपल का स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है कि कभी भी आपके एक्सपेंस की बेसिस पर और रेवेन्यू जनरेशन के लिए आप कभी भी कैश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। कैश तो सिर्फ क्या होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो शो करता है। आपका एक्सपेंस किस दिन इनकर्ड माना जाएगा, व्हेनेवर यू विल रेंडर द, आपका एक्सपेंस कब होगा, व्हेनेवर यू विल रिसीव द सर्विसेज। जब आप सामने वाले से सर्विस रिसीव कर लेंगे उस दिन आपका एक्सपेंस हो जाएगा। और आपकी रेवेन्यू कब जनरेटेड मानी जाएगी, जब आप सामने वाले को सर्विसेज दे देंगे, उस दिन आपकी क्या हो जाएगी, इनकम जनरेट मान ली जाएगी। भले वो कैश में रिसीव हो या कैश में ना रिसीव हो। कैश में रिसीव हो जाएगा तो हाथों हाथ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गया। कैश में ना रिसीव होगा तो वो या तो एसेट बन जाएगी, अगर आपको रिसीव करना रिसीवेबल अमाउंट है तो दैट विल बिकम एन एसेट, और अगर आपकी पेएबल अमाउंट है तो दैट विल बिकम अ लायबिलिटी। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी जो बैलेंस शीट होती है, हम जब हम आगे बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में हम कुछ एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डालते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि भाई इसीलिए आपकी बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स और डेटर्स भी आते हैं। यहां पर क्रेडिटर्स आ रहे हैं, अब यहां पर क्रेडिटर्स मान लो 50,000 के, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे 31 मार्च 2022 को आपके 50,000 रुपीज के क्रेडिटर्स हैं, आपको 50,000 रुपीज मार्केट में देना है। अरे 31 मार्च को देना है तो नेचुरली उसका गुड्स कब बाय किया होगा, उससे पहले। तो एक्चुअली ये क्रेडिटर्स कब के हैं, फॉर द ईयर 21-22 के। इस ईयर के क्रेडिटर्स को आपने अपनी बैलेंस शीट में डाल रखा है।
क्रेडिटर्स बने ही इसलिए क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि ट्रांजैक्शन किस दिन हुआ था, जिस दिन आपने गुड्स उनसे बाय किए थे। इसी तरह से अगर आप इस तरफ डेटास लिखते हैं तो आपने ये मान लिया है कि सेल्स हो चुकी है और आपका प्रॉफिट बुक हो चुका है, प्रॉफिट हो गया। पूरा का पूरा प्रॉफिट आपके पास कैश के फॉर्म में अवेलेबल हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट अगर 50 लाख रुपीस का है तो आपके पास 50 लाख रुपीस की कैश नहीं होगी। कैश का इनफ्लो आउटफ्लो तो ये आपके डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी और डिस्पोजल ऑफ एसेट के लिए भी होता है उसमें। तो हमारा सिर्फ कहने का फंडा ये है कि अक्रूवल प्रिंसिपल ये बोलता है कि भाई अक्रूड का कंसेप्ट समझा। अक्रूड का कंसेप्ट होता है व्हेनेवर यू विल रिसीव द सर्विसेज और व्हेनेवर यू विल रेंडर द सर्विसेज। आपने सामने वाले को सर्विस दी, रेवेन्यू जनरेट, आपको किसी ने सर्विस दी, आपका एक्सपेंस हो गया, फिर उसका पेमेंट हाथों हाथ हो जाता है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो भी दिख जाएगा। बट अगर पेमेंट बाद की डेट में होता है तो आप पेमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस दिन पेमेंट रिसीव हो या जिस दिन पेमेंट होगा उस दिन वो डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी या डिस्पोजल ऑफ एसेट होगा। फाइन, तो ये हमारा अक्रूवल प्रिंसिपल का कंसेप्ट है। इसी प्रिंसिपल के ऊपर आगे के प्रिंसिपल्स भी एप्लीकेबल होते हैं। याद रखिएगा ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आगे कैश एंड अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंदर भी इसी कंसेप्ट को हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पूरी तरह से अक्रूवल के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी से हमारी 4 टर्मिनोलॉजी निकलती है, मैं आपको बता दूं। 4 टर्मिनोलॉजीज अभी ऐसे बता रहा हूं, आगे के वीडियोस में इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टर्मिनोलॉजीज आउटस्टैंडिंग ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। सेकंड टर्मिनोलॉजीज प्रीपेड, प्रीपेड का मीनिंग होता है आपने कोई एक्सपेंस पहले से दे दिया, सामने वाले से सर्विसेज ली नहीं बट आपने उसको क्या कर दिया, पेमेंट पहले से कर दिया और सर्विसेज के अगेंस्ट पेमेंट पहले ही हो गया। थर्ड इज व्हाट, अक्रूड इनकम। अभी अक्रूड यहां से बना, अक्रूड इनकम मींस स्टिल टू बी रिसीव्ड, और एक होता है अनअर्न्ड या बोलते हैं अनअक्रूड इनकम। अनअक्रूड इनकम मींस अभी आपकी इनकम जनरेट नहीं हुई, आपने सामने वाले को काम नहीं करके दिया बट उसके अगेंस्ट उस बंदे ने आपको पेमेंट अल्टीमेटली कर दिया। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अक्रूवल प्रिंसिपल। इसी की कंटिन्यूटी के अंदर हम 2 प्रिंसिपल आगे वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड सेकंड इज द मैचिंग प्रिंसिपल। ये देखें तो आप उनको वो भी देखें ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। आगे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर ये कंसेप्ट आपके बहुत काम आने वाला है कि एक्चुअली आपका एक्सपेंस किस दिन हुआ, एक्चुअली आपकी इनकम किस दिन जनरेट हुई और उस एक्सपेंस का सेटलमेंट कब हुआ और उस इनकम की सेटलमेंट एक्चुअली कब हुआ। आई होप आपको अक्रूवल प्रिंसिपल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy. Thank you.